everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हमने 8 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 9 जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है ना, तब से मैंने बोला है कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 फाइनेंशियल डिसीजंस। तो आज इस वीडियो में हम और कुछ नहीं बल्कि उन्हीं तीनों फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं तीनों फाइनेंशियल डिसीजन, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन का ओवरव्यू देने वाली हूं। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं कि सिर्फ ओवरव्यू मिलेगा? क्योंकि इसके बाद, मतलब इस वीडियो के बाद 3 और वीडियोस आएंगी जिसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में बात होगी, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और ज्यादा डिटेल में कैसे कवर किया जा सकता है उसके बारे में बात होगी। भैया जब ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो हमें कंटेंट चाहिए होगा ना बहुत सारा, तो वो सारा कंटेंट आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद 3 कंटिन्यूसली बैक टू बैक वीडियोस आने वाली हैं जिनको आपको देखना अनिवार्य है फाइनेंशियल डिसीजंस के टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, फिलहाल ओवरव्यू वाली वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले ही बता चुकी हूं मैं आप लोगों को कि फाइनेंशियल डिसीजंस में 3 डिसीजंस कवर होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। यहां जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लग सकता है वो ये है कि फाइनेंशियल डिसीजन को वो फाइनेंसिंग डिसीजन से मिला सकते हैं, क्योंकि सुनने में एक जैसे साउंड करते हैं ना, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग। तो यहां पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। फाइनेंशियल डिसीजन अपने आप में एक बड़ी चीज है, उसमें 3 अलग अलग किस्म के डिसीजंस लिए जाते हैं जिसमें फाइनेंसिंग एक डिसीजन है। ठीक है, चलिए फिर अब समझते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। सबसे पहले भाई देखो, ये एक कंपनी है, ठीक है, और इसके पास है बहुत सारे पैसे। कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, कैसे अरेंज किए हैं वो सब छोड़ दो, बट फिलहाल इस चीज पे फोकस करो कि इस कंपनी के पास हैं बहुत सारे पैसे। तो सोच के देखो ये कंपनी इन पैसों का क्या करेगी। मान लो तुम ही हो इस कंपनी की जगह और तुम्हारे पास हैं बहुत सारे पैसे, क्या करोगे इस पैसे का? हाँ, माइंड इट, आपको रैशनल होना पड़ेगा सोचने के लिए, बिकॉज अगर आप रैशनैलिटी के साथ नहीं सोचेंगे तो आप उस पैसे को उड़ा देंगे। एप्पल का फोन खरीद लेंगे, वेकेशंस पे चले जाएंगे, महंगे बैग्स वगैरह खरीद लेंगे, शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे और पैसा खत्म कर देंगे। बट एक रैशनल इंसान अगर होता तो वो इस पैसे का क्या करता? एक रैशनल इंसान हमेशा ये सोचता कि इस पैसे से मैं और पैसे कैसे बना सकता हूं। अगर अंबानी के पास पैसे हैं तो वो हरदम ये सोचते रहते हैं कि उस पैसे से वो और कितना पैसा ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल वैसा ही कुछ हर कंपनी सोचती है। हर कंपनी के पास जब फंड्स होते हैं तो वो ये सोचती है कि इन फंड्स को ऐसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, ऐसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए कि ये और पैसे हमें कमा के दे सके। ये कंपनी भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। इसके पास थे मल्टीपल ऑप्शंस। ये चाहती तो एक मशीन ए में इन्वेस्ट कर सकती थी, ये चाहती तो दूसरी मशीन बी में इन्वेस्ट कर सकती थी। तो अब ये इन दोनों में से कौन सी वाली मशीनरी में इन्वेस्ट करेगी, यही डिसाइड करना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाया जाता है। क्या समझें? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ये मतलब होता है कि जो भी फंड्स कंपनी के पास पड़े हुए हैं उसे कंपनी कहां पे लगाए, कहां पे इन्वेस्ट करे, सो दैट वो कंपनी उस पैसे से और पैसा बना सके। इस एक्सप्लेनेशन के बाद माइट भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम आपने ये तो समझा दिया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया कैसे जाएगा। मतलब कंपनी एक्चुअली कैसे डिसाइड करेगी कि किस चीज में इन्वेस्ट करना है, कौन सा असेट खरीदना है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि कंपनी कंपैरिजन करेगी। कंपनी सारे ऑप्शंस जो भी अवेलेबल होंगे उन्हें कंपेयर करेगी और ये देखेगी कि कौन से ऑप्शन से उसे कितना रिटर्न मिल रहा है।
मशीन ए में इन्वेस्ट करने से क्या उसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है या मशीन बी में इन्वेस्ट करने से उसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। फॉर से ए से वो पा रही थी 100 रुपए और बी से पा रही थी 110 रुपए, तो यहां क्लियर कट वे होगा कि वो बी को चूज करेगी। हाँ, रिटर्न के साथ एक और फैक्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज रिस्क फैक्टर। कौन से वाले ऑप्शन में ज्यादा रिस्क छुपा हुआ है? भैया ज्यादा रिस्क मतलब ज्यादा रिटर्न, लेकिन आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं वो भी तो क्वेश्चन होता है ना। तो कंपनी कितना रिस्क उठा सकती है और उसके बदले में उसे कितना रिटर्न मिल रहा है, ये सारी चीजों को कंपेयर करने के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे कौन सी चीज में इन्वेस्ट करना है, मुझे कौन से ऑप्शन के लिए जाना है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नथिंग जस्ट डिसाइडिंग कि कंपनी के पास जो फंड्स हैं उसे कहां कैसे इन्वेस्ट करना है सो दैट वो मैक्सिमम रिटर्न कमा सके मिनिमम रिस्क के साथ। आया इतना समझ? अब पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी। It says, a firm's resources are scarce in comparison to the uses which they can be put. एक फर्म के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो इतने से होते हैं, लेकिन उसके जो यूसेजेस हो सकते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। पैसे की बात ले लीजिए, पैसा हर कंपनी के पास लिमिटेड होता है, लेकिन उस पैसे को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो उस पैसे को हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि हमें हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिल सके। It says a firm therefore has to choose where to invest these resources so that they are able to earn the highest possible returns for their investors. अपने स्केयर रिसोर्सेज को कहाँ लगाएं कि मैक्सिमम रिटर्न्स हम कमा पाएं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ये बेसिकली देखा जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन देयरफॉर रिलेट्स टू हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट असेट्स। डिफरेंट असेट्स में कैसे फंड्स इन्वेस्टेड हैं ये हमें पता चलता है इस डिसीजन के थ्रू। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लेकिन ये क्या है इसे हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया। यहाँ सिर्फ ओवरव्यू है इसका। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। भाई देखो, हमने बहुत अच्छे तरीके से बात कर ली कि एक कंपनी के पास है बहुत सारे फंड्स जिसे वो इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन हमने ये तो बात की ही नहीं कि कंपनी के पास फंड्स आते कहां से हैं। हर कंपनी को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से, ये पैसा लाएगा कौन, ये भी तो जानना जरूरी है ना। ऐसा तो है नहीं जिस इंसान ने कंपनी शुरू की है सारा का सारा पैसा वही ले आएगा। भाई हो सकता है उस इंसान के पास आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन पैसे नहीं थे, तो कंपनी तो उसने एनी हाउ शुरू कर ली, लेकिन पैसा तो चाहिए ना कंपनी को रन करने के लिए, तो वो पैसा वो लाएगा कहां से। इस क्वेश्चन का आंसर फाइनेंसिंग डिसीजन के थ्रू मिलता है। फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली किसी भी इंसान को दो ऑप्शंस देता है फंड्स कलेक्ट करने का। पहला ऑप्शन है बोरोड फंड्स का और दूसरा ऑप्शन है शेयर होल्डर्स फंड्स का। एक कंपनी दो तरीकों से पैसे का इंतजाम कर सकती है। ईदर वो किसी से लोन ले सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है, किसी से पब्लिक डिपॉजिट्स उठा सकती है, मतलब जनरल पब्लिक से ही उठाएगी ऑब्वियसली, एक्सेट्रा। सो बेसिकली यहाँ पे आप उधारी मांग रहे हैं, पैसे ले रहे हैं किसी से फॉर द टाइम बीइंग के लिए, लेकिन एक फिक्स्ड समय के बाद उसे पैसे वापस लौटा देंगे। वही कंपनीज के पास एक दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें बेसिकली कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है और जो मालदार पार्टीज होती हैं वो उन शेयर्स को खरीद लेती हैं और कंपनीज को बदले में पैसा दे देती हैं और इसके बदले में वो बन जाती हैं कंपनी की ऑनर्स या फिर शेयर होल्डर्स। सो एक तरीका है उधारी मांग के काम चलाने का और दूसरा तरीका है कंपनी के मालिक बना के लोगों को उनसे पैसे लेने का।
शेयर होल्डर्स फंड्स और बोरोड फंड्स को और ज़्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें डिफरेंसेस भी कवर किए हुए हैं, उसे मैं आई बटन में प्लेस कर दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो फाइनेंसिंग डिसीजन में बेसिकली कंपनी ये डिसाइड करती है कि जो दो ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं फंड्स की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, उनमें से कौन से वाले ऑप्शन को उसे प्रेफरेबल मानना है, कौन से वाले ऑप्शन से उसे ज़्यादा पैसे लेने हैं। मतलब कंपनी को ज़्यादा बोरोड फंड्स उठाने हैं या फिर ऑनर्स फंड उठाने हैं, या कंपनी को 50-50 करना है, या कंपनी को पूरे बोरोड फंड्स उठाने हैं और ऑनर्स फंड बिल्कुल नहीं उठाना, या इसका वाइस वर्सा, दैट मीन्स ऑनर्स फंड पूरे के पूरे और बोरोड फंड बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी का सोल डिसीजन होता है जो कि वो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंडर लेती है। अब यहाँ अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम फाइनेंसिंग डिसीजन तो समझ में आया क्या होता है, लेकिन डिसाइड कैसे करें कि कौन से वाले ऑप्शन से पैसे लेने हैं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे भी आप कंपेयर करेंगे। दोनों ऑप्शन से कंपैरिजन के बाद आप ये देखेंगे कि किसमें ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, किसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट बेयर करने को मिल रहा है। उस ऑप्शन को आप इग्नोर करेंगे और दूसरे ऑप्शन की टूवर्ड्स चले जाएंगे और दूसरे ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो बेसिकली बोरोड फंड जब आप लेते हैं तो आपको एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट के नाम पे करनी पड़ती है। जब भी आप किसी से लोन लेते हैं वो इंटरेस्ट लेता है कि नहीं लेता है आपसे, तो यहाँ इंटरेस्ट एक कॉस्ट बन जाएगा। वहीं पे अगर आप शेयर होल्डर्स फंड्स के टूवर्ड्स जाते हैं तो यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट होती है, मतलब फंड्स इकट्ठा करने के लिए पहले आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। बोलते हैं ना पैसा अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा पैसा फेंकना पड़ता है, बस वही खेल है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये वाली कॉस्ट आपको थोड़ी जेन्युइन लग रही है तो आप इसके टूवर्ड्स जाएंगे, बट अगर आपको लगता है कि ये वाली कॉस्ट आप बेयर कर सकते हैं तो आप इसके टूवर्ड्स जाएंगे। तो कंपनी को फाइनेंसिंग डिसीजन में एक सही प्रोपोर्शन डिसाइड करना होता है सो दैट कंपनी के ऊपर ज़्यादा रिस्क भी नहीं आए, कम कॉस्ट में वो अच्छे तरीके से फंड्स अवेलेबल भी कर पाए, ठीक है। सो थ्योरी में ये बोलते हैं दिस डिसीजन इज अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से कितना पैसा उठाना है, कितना अमाउंट उठाना है फाइनेंस का, ये यहीं डिसाइड किया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन में। शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर स्टडीड अंडर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं ना वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे भी बात नहीं हो रही है। It involves identification of various available sources। यहाँ पे आप various available sources देखते हैं जहाँ जहाँ से आप पैसे उठा सकते हैं। The main sources of funds for a firm are shareholders funds, borrowed funds। जो main दो sources हैं वो shareholders funds हैं, borrowed funds हैं, जिनके बारे में अभी आपको बता चुकी हूँ ब्रीफ में और डिटेल्ड वे में वीडियो बनी हुई है। A firm therefore needs to have a judicious mix of both debt and equity in making financing decision। ये बोलते हैं कि किसी भी फर्म को ये डिसाइड करते हुए कि फाइनेंसिंग डिसीजन में किसका प्रोपोर्शन कितना रहेगा, एक बहुत ही जुडिशियस मिक्स रखना चाहिए डेट और इक्विटी का। ये नहीं करना चाहिए कि 100% डेट रख लिया 100% इक्विटी रख लिया, नहीं, एक प्रॉपर मिक्सचर डिसाइड करना चाहिए ताकि चीज़ें बैलेंस्ड रहें, ठीक है। which may be debt, equity, preference share capital and retained earnings। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जो डेट और इक्विटी में कवर होते हैं, ठीक है। चलो फाइनेंसिंग डिसीजन में बस इतना ही। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड डिसीजन, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने ये बात कर ली कि अगर कंपनी के पास पैसे हैं तो उसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने ये बात कर ली कि अगर कंपनी के पास पैसे हैं ही नहीं तो पैसे लाए कहाँ से जाएं। अब बात बचती है कि अगर कंपनी के पास पैसे थे, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर लिए, वहां से रिटर्न कमा लिए, तो उस रिटर्न के साथ कंपनी क्या करती है। यहां डिविडेंड डिसीजन में हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर कोई कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करती है, बहुत सारा मुनाफा कमाती है, तो उस मुनाफे का कंपनी करती क्या है, उसे किस तरह से अलग अलग ऑप्शंस में बांटती है, वो हम डिसाइड करते हैं डिविडेंड डिसीजन में। यहां ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। यहां जो पहला ऑप्शन अवेलेबल होता है वो ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड बांट सकती है। नाउ व्हाट इज डिविडेंड?
डिविडेंड कुछ नहीं होता, डिविडेंड प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है रिटर्न के रूप में, कि भैया तुमने मुसीबत के समय में हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, या तुमने बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करते हुए, ट्रस्ट शो करते हुए हमारी कंपनी को इतना पैसा दिया था, आज तुम्हारा प्रॉफिट में ये हिस्सा बनता है रिटर्न के रूप में। आई होप आपको डिविडेंड का मतलब पता है। अगर नहीं पता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर अलग से एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगी, ठीक है। सो जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें पहला ऑप्शन ये बनता है कि डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को बांट दो, लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते या फिर ये भी करना चाहते हैं तो दूसरा भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो ये होता है कि रिजर्व के रूप में उसे कंपनी की गुल्लक में डाल दिया जाए, ताकि कल अगर कंपनी को पैसे की आवश्यकता पड़े तो बाहर से कहीं से मांगना नहीं पड़े, इसी गुल्लक को फोड़ के कंपनी पैसा यूज कर ले। सो डिविडेंड डिसीजन इज नथिंग, कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसका कितना पोर्शन वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांटना चाहती है और कितना पोर्शन रिजर्व के रूप में अपने पास रखना चाहती है, वो यहां तय किया जाता है, ठीक है। चाहे तो कंपनी शेयर होल्डर्स को 1% भी नहीं दे, मतलब कुछ डिविडेंड नहीं दे और पूरा का पूरा रिजर्व कर ले, चाहे तो बहुत मेजर पोर्शन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देके थोड़ा सा पोर्शन रिजर्व के रूप में रख ले। अबे देखो, रिजर्व के रूप में रखना तो अनिवार्य होता है, ऐसी ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर पहले से लगाई गई है अलग अलग लॉस में, ठीक है। तो कुछ पोर्शन तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड कितना रखना चाहते हो वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। सो डिविडेंड डिसीजन में ये बोलते हैं, द थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट एवरी फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो होता है हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन। डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड वो पोर्शन होता है प्रॉफिट का जो कि शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। The decision involved here is how much of the profit earned by company after paying tax is to be distributed to the shareholders and how much of it should be retained in the business. कितना कंपनी में रिटेन रखना चाहिए और कितना कंपनी को शेयर होल्डर्स में बांट देना चाहिए। एंड दैट्स इट। यहाँ हमारे तीनों फाइनेंशियल डिसीजंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अभी इन तीनों फाइनेंशियल डिसीजन की रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें और हैं समझने लायक, जो कि अपकमिंग वीडियोस में कवर की जाएंगी, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। 12th क्लास के अगर नोट्स चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। नोट्स पेड रहने वाले हैं, पहले से बता दूं। एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट जाके लिख दीजिए। That's it. Thank you so much for watching this video.